नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय चौरास कैंपस टिहरी में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य में उद्यमिता और रोजगार के नए अवसरों पर बल दिया। आज इस सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के समापन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बूढ़ा केदार, गुट्टू से त्रिजुगी नारायण होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन
में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था और गैस आपूर्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के उठाए गए सवालों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा को लेकर के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद सरकार के द्वारा की गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं चारधाम यात्राओं की व्यवस्था को लेकर के स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा न श्रद्धालुओं को हो, न चारधाम यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों को हो। इसके लिए जो गैस सिलेंडर की जो समस्या सामने आ रही है, इसको लेकर के अतिरिक्त व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा जुटाई गई हैं और किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन को निर्देशित भी किया गया है और इसकी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये विधेयक महिलाओं के सम्मान और उनके उत्थान के लिए सरकार की ओर से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके खिलाफ वोटिंग कर ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये रुख महिलाओं का अपमान है और इसे देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है और इसको देश की महिलाएं और हमारे देश प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति में बड़ा जन आक्रोश है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक कार्यक्रम चलाने का अभियान लिया है और इसमें 24 अप्रैल को देहरादून में विशाल जन आक्रोश रैली महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिलों में 25 अप्रैल तक पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश सम्मेलन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 305 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में जन आक्रोश सम्मेलन एवं पदयात्राएं निकाली जाएंगी। नैनीताल के भीमताल में समुदाय विशेष के एक युवक पर पहचान छुपाकर युवतियों का शारीरिक मानसिक शोषण करने और लव जिहाद जैसी घटनाओं का आरोप लगने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। हिंदू संगठनों और लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर नाराजगी जताई। पुलिस ने बातचीत में कुछ दिनों का समय मांगा और बताया कि 4 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। महिला है तो महिला के संग कई परेशानियां होती हैं, वो समाज में एकदम आगे नहीं आ सकती है।
डोईवाला ब्लॉक सभागार में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए समाज में उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर सम्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसमें बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था और उनके लिए जो उन्होंने कार्य किए उन सब के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से हम बता रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बाबा साहब के जो निर्देश थे, जो उनकी सोच थी, उसे किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्यान्वित देश में किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने साजिश रची है। वहीं नारी शक्ति वंदन समेत उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से विधायक ने की खास बातचीत। विधायक वीरेंद्र जाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए बीजेपी के लोग, और ऐसे में वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको पारित नहीं होने दिया, किस रूप में इसको आप भी देख रहे हैं और क्या कहेंगे, क्या महिलाओं के विरोध में है कांग्रेस? देखिए, हम लोग महिलाओं के बिल्कुल विरोध में नहीं हैं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और महिलाएं हमारी माताएं, बहनें हैं, समाज का अभिन्न अंग हैं और उनके बिना इस समाज की सशक्तिपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीक़ों से के प्रपंच रच करके कि एक अधिनियम 2023 में आता है, 2023 के बाद ये सब चीज़ें इतनी लेट आती हैं और उस संशोधन की आड़ में तमाम नए बिल भी जोड़ दिए जाते हैं, तो ये उनका विशेष उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का है ही नहीं। जिस तरीके से आप हमारे उत्तराखंड प्रदेश में देखेंगे कि हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हम लोग नंबर 1 पर हैं अपराध की श्रेणी में। उसी तरीके से आप तमाम जितने भी प्रकरण निकल करके आते हैं, अधिकतर में देख लीजिएगा कोई बड़े प्रकरण आते हैं तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या नेता महिला अपराध में शामिल होते हैं। और ये महिला वंदन या फिर तमाम जितने भी महिलाओं हमारी मातृशक्ति की आड़ में नए नियम, कायदे, अधिनियम, ये इनका दिखावा होता है और इसकी आड़ में ये कुछ और करना चाहते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में तमाम इतने बिल और हम लोगों ने नए कानून बनाए हैं कि जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण हो, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो और तमाम चीज़ें हमने की हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण का नाम दे करके भारतीय जनता पार्टी हमारी मातृशक्ति और उन लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम लोग बिल्कुल भी महिलाओं के, हमारी माताओं बहनों के विरोध में नहीं हैं। लेकिन एक तरफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं, और उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने कहा ना, आंदोलन करना भाई स्वतंत्र हमारा भारत है, सबका राइट है, कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं प्रोटेस्ट और ये सब सारी चीज़ें, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडा रचते हैं कि भाई अब हम कांग्रेस को टारगेट करेंगे या फिर अपने विरोधी दलों को टारगेट करेंगे, तो उन लोगों को गलत तरीके से भड़का करके, बता करके वो प्रोटेस्ट और इन सब का सहारा लेते हैं। जबकि हम लोगों ने बिल्कुल तरीके से, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल तरीके से एक्सप्लेन किया है इसकी बिल की कमियां, इस बिल में दिक्कतें, हमने तमाम तरीके से एक्सप्लेन किया और हम लोग बिल्कुल भी महिला सशक्तिकरण के विरोध में नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें मजबूत हो, समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान हो, क्योंकि उनके बिना एक सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायक जी, कुमारी शैलजा जी अभी हाल फिलहाल में आई थी उत्तराखंड दौरे पर, किस तरह के मूल मंत्र दे करके भी गई हैं वो, और हरिद्वार में भी क्योंकि उन्होंने दौरा किया है और तमाम नेताओं के साथ भी बैठ के रही, तो क्या लग रहा है 2027 के लिए कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, ये हकीकत है कि हम लोग संगठन में जिस तरीके की हमें कयावत अभी और तेज़ी ले आनी चाहिए थी, हम लोग, मैं आपको सच्चाई के साथ कहता हूँ, तो उस तरीके की संगठन की हमारी मूलभूत संरचनाएं और उस तरीके की एक्टिविटीज़ में हम थोड़ा सा अभी पीछे हैं। तो हमारी प्रभारी जी कुमारी शैलजा जी आई। कुमारी शैलजा जी ने हमारा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून का दौरा किया और जितने भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग थे, सबसे उन्होंने मुलाकात की
और सबको एक 2027 में सरकार कैसे लानी है, क्या करना है, तमाम संगठन को जोड़ने की, तमाम संगठन के पदाधिकारियों को एक्टिव करने की, तमाम बूथ लेवल तक पर जा कर के कैसे मेहनत करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें वो एक बिगुल जो है उन्होंने 2027 का आगाज़ किया है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता सब लोग तैयार हैं और पुरजोर तरीके से हम लोग 2027 के लिए तैयारी में हैं। और हम लोग मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि 2027 में जनता भी चाहती है और सब लोग चाहते हैं कि 2027 में भ्रष्टाचार, ये जो सरकार है आज के समय में सिंगल पॉइंट प्रोग्राम सरकार का है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, इससे उत्तराखंड के सब लोग त्रस्त हो चुके हैं और हम सब लोग उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना चाहते हैं। विधायक जी, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी भी आए थे और एक बड़ी सौगात जो बताई जा रही है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की दी गई है, किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि आप भी उसी रूट से होकर आते होंगे, तो क्या लग रहा है कि समय बच रहा है और सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और वो थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं। हमारे यहाँ मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। वैसे मैं एक्चुअल बताऊं तो इन सब का श्रेय जो है नितिन गडकरी जी को मिलना चाहिए। नितिन गडकरी जी वास्तविकता में अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन जिस तरीके से टोल जेब पर आम नागरिक की बहुत भारी है, जगह जगह पर टोल, जगह जगह पर टोल। अरे भाई, हमने एक बार रजिस्ट्रेशन किया, हमने गाड़ी खरीदी, रजिस्ट्रेशन किया, रोड टैक्स दे दिया, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, इतने का ही डीजल लग जाता है, इतने का ही हम टोल भरते हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून की हमने हाईवे की हमने शुरुआत कर दी है, हमने 6 लेन इतना 2.5 घंटे में पहुंचा देंगे। ये ऐसा हाईवे है जिसकी जल्दीबाजी में शुरुआत की गई। कई जगहों पर अभी ये पूर्ण तैयारी में भी नहीं है, सिंगल रूट लेन चल रही है। और तो और अगर हम गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो अभी तक ये गूगल मैप पे भी अपग्रेड नहीं है। गूगल मैप पे इसलिए अपग्रेड नहीं है क्योंकि उन लोगों की बाध्यताएं होती हैं कि जब पूरा कंप्लीट हाईवे होगा तभी हम इसको मैप पे लाएंगे। लेकिन आज के समय में मैप पे भी नहीं है और ये कहते हैं कि हमने चलो भाई उद्घाटन कर दिया वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन दिल्ली से अगर आप देहरादून आने की तैयारी में हो तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, इधर से जाने वाले लोग भी परेशान हैं, दिल्ली से आने वाले लोग भी परेशान हैं। देहरादून की आबादी पर इस हाईवे के आने से देहरादून के लोगों पर इतना भयंकर ट्रैफिक दबाव आ गया है और भविष्य में आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे ट्रैफिक व्यवस्था में सबसे खराब शहरों में देहरादून होने वाला है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जाती जी हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। वेतन को लेकर नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने कर्मचारियों को भड़काया, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन उग्र हो गया। अब हल्द्वानी में भी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है वहीं विधायक ने भी समर्थन किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी में लालकुआ बरेली रोड स्थित मोटा हल्दूर क्षेत्र में मदरसन कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अचानक से हड़ताल कर दी। गेट के बाहर एकत्रित कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान वेतन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, इसीलिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 20,000 किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी शिफ्टों की अवधि 8 घंटे तय करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। हमारी सैलरी जो है 12.5 है और हमको प्रॉपर क्या कहते हैं काम जैसे 8 घंटे का होता है तो हमारी जैसे 2 बजे छुट्टी होनी चाहिए, 2:15 कभी कभी तो 20-25 में बस चले जाते हैं, हमको अपने किराए से जाना पड़ता है। जब जनरल शिफ्ट होती है तो 5 बजे छूट जानी चाहिए, तो 5:35 5:40 तक काम ही करवाते रहते हैं। सर हमारे ब्रेक नहीं होनी चाहिए और सैलरी भी ज्यादा जानी चाहिए और सर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। लोग इतने दूर दूर से आते हैं, वो ही अपनी उससे आओ अपनी उससे जाओ बोलते कि हमें क्या मतलब। और बस में तो खड़े खड़े आते हैं, सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं जॉब का कि करो करो काम करके। जैसे मान लो हमारे 8 आवर्स की ड्यूटी है तो हमारा कहना यही है कि केवल 8 आवर्स की, जैसे हमें जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हाफ आवर होता है वो एक्स्ट्रा लिया जाता है।
हम चाहते कि हमारी आधे घंटे की ड्यूटी हो। और जो हमारा जैसे टी टाइम होता है, कभी कभी टारगेट नहीं निकल पाता इनका, तो ये हमारे सिर्फ 1 मिनट का जो है टी टाइम कराते हैं, कभी टी टाइम नहीं कराते क्योंकि इनका टारगेट नहीं निकल पाता है, इसलिए। कर्मचारियों ने परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि कंपनी की बसों का मेंटेनेंस ठीक नहीं है और कई बार चालकों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं रहता, जिससे उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नो ब्रेक सिस्टम का मुद्दा भी उन्होंने प्रदर्शन के दौरान प्रमुखता से उठाया। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल कर्मचारी और कंपनी प्रबंधन बीच सुलह वार्ता करने के प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम लोगों ने जो कल हमें सूचना आई थी, यहाँ के लोगों का साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में जो ये जीवो निकाला है 30/3/2026 को, उसमें श्रमिकों की जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाया गया है और उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 6 सूत्री मांग हमारी है, जिसे हम क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के माध्यम से मिल ये मदरसन कंपनी है उसको देने का काम अभी करेंगे। और अगर उसमें समाधान नहीं हुआ तो ये बच्चे आके आंदोलन में बैठे हुए हैं, अभी शांतिपूर्वक है, आगे ये आंदोलन उग्र भी होगा। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो कर्मी यहाँ पर तैनात है, उनका कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है एक वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है और पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने कई आंदोलन इस राज्य में किए, लेकिन आज पहला आंदोलन देखा जिसमें 15 सूत्री इनने मांग रखी थी, उसमें से प्रबंधन ने 12 मांगों को इनके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुख्य मांग है कि सैलरी वाली वो शासनादेश जब उसका निकलेगा, शासन से जब वो आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हो चुका है लेकिन यहाँ की सरकार की ढीला लीपापोती है कि आज तक कर नहीं पाई है, जबकि अन्य राज्यों में यह हो चुका है। हड़ताल के चलते कंपनी के कामकाज पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले समय में वार्ता के परिणाम पर भी सभी नजरें टिकी हुई हैं। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, छात्र महासंघ के अध्यक्ष आशीष कबड़वाल, युवा नेता पीयूष जोशी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी मिलकर प्रशासन और शासन से वार्ता कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।